Hello everyone, I hope you all are doing well. In today's video, I'll going to discuss about the HPLC chromatography second part. In previous HPLC chromatography, I'll discussed about what are the basic components, what is the HPLC chromatography and how you can able to analyze it on the by using isocratic or a gradient run. In today's video, I'll be going to discuss about little bit further in HPLC. Let's discuss about the HPLC phases where this component is basically related to your column, right? तो column में आप कैसे काम करोगे in order to separate the particular component that is discussed in today's video. In this journey, we have find out the three phases, that is normal phase, reverse phase, and an ion exchange phase. Let's discuss about one by one each of these. नॉर्मल फेज HPLC क्या है? नॉर्मल फेज HPLC में आप क्या देखोगे कि स्टेशनरी फेज आपका क्या रहेगा? पोलर। और सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करना रह गया था कि व्हाट इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज बेसिकली हमारी सिलिका की लेयर होती है इनसाइड द कॉलम। तो वहां पर हम सिलिका ही क्यों यूज कर रहे हैं? द बेसिक रीजन बिहाइंड इट, सिलिका हैज अ वेरी गुड सरफेस एरिया। और सेकेंड रीजन ये यूज कर रहे हैं कि हमारे पास जो सिलिका है कंपोनेंट अर्थ के अंदर काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सो दैट कि ये कंपाउंड काफी चीपर है। इन ऑर्डर टू यूज इट फॉर द इंडस्ट्री लेवल पर्पसेस वी प्रेफर सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स, राइट? तो उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, इसके स्टेशनरी फेज के रिलेटेड नोट्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगी सो दैट यू गेट नॉलेज अबाउट इट। कि एक तो ये कंपोनेंट इनर्ट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, सिलिका एनालाइट के साथ मिक्स नहीं होता, इनर्ट है, सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर दीज एज अ स्टेशनरी फेज। और अभी नॉर्मल फेज HPLC पे दोबारा से टर्न करते हैं। नॉर्मल फेज HPLC में क्या होगा? जब आपका स्टेशनरी फेज क्या होगा? पोलर होगा, क्योंकि सिलिका क्या है? पोलर कंपाउंड है। तो अगर आपका नॉर्मल फेज HPLC हम उसे तब बोलेंगे जब आपका स्टेशनरी फेज क्या होएगा? पोलर होएगा, एंड द मोबाइल फेज इज नॉन पोलर। और उसके बाद आपके पास सैंपल इज डिजॉल्व्ड इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज हेक्सेन। यहाँ पर आपका मोबाइल फेज क्या है? नॉन पोलर है, तो आप वो वैसे सॉल्वेंट्स प्रेफर करोगे वो जो बेसिकली ऑर्गेनिक नेचर के होंगे, राइट? नेक्स्ट इज यूज ऑफ हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेशनरी एंड द सैंपल फेज। तो यहाँ पर आप जो बेसिक प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा कि आप हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन यूज करोगे सैंपल और स्टेशनरी फेज के बीच में। 60:40 रेशियो हम इसलिए प्रेफर करते हैं टू फास्ट एल्यूशन प्रोसेस, क्योंकि अगर आपका जो एनालाइट है वो प्रॉपरली पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक, तो इसका मतलब उसका जो बॉन्ड होएगा वो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा होएगा। तो अगर उसका बॉन्ड स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है तो इसका मतलब आपका एल्यूशन प्रोसेस क्या हो जाएगा? उतना स्लो अप हो जाएगा। तो उसको फास्ट करने के लिए हम HPLC के अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है उसको 60:40 रखते हैं, सो दैट उसमें भी पोलर करेक्टरिस्टिक्स रहें और वो हमारे इल्यूशन प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर दे। नेक्स्ट फेज आपके पास है रिवर्स फेज। रिवर्स फेज में आप यूज करोगे, फिर से रिवर्स का मतलब उल्टा कर दोगे। स्टेशनरी फेज आपका नॉन पोलर हो गया और मोबाइल फेज आपका क्या हो गया? पोलर हो गया। अभी आप सोचोगे कि अभी तो हमने बोला कि सिलिका क्या है? नॉन पोलर करेक्टरिस्टिक्स है, अभी वो नॉन पोलर कैसे होएगा? तो आप क्या करोगे? उससे पहले कॉलम को मॉडिफाइड सिलिका के साथ, मतलब आप उसे मॉडिफाइड सिलिका बोलते हैं हम, उसको यूज किया जाता है एज अ स्टेशनरी फेज। वो मॉडिफाइड सिलिका है क्या? सिलिका को रिएक्ट करवाया जाता है इन कार्बन चेन के साथ, चाहे वो कार्बन 4 है, कार्बन 8 है या 18 है। अभी ये आपकी पोर साइज पे डिपेंड हो जाएगा। जैसे कार्बन 4 का पोर साइज कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, 18 में वेकेंट स्पेस कम होएगा। तो उस हिसाब से जैसा जैसा कंपोनेंट आप सेपरेट करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से रिवर्स फेज यूज कर लोगे। क्लियर? यहाँ पे भी आप सिमिलर मेथड हम फॉलो करते हैं 60:40 का। बेसिक रीजन वही है, टू फास्ट द एल्यूशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हम मोबाइल फेज को थोड़ा सा नॉन पोलर लेके चलेंगे, कंप्लीटली पोलर नहीं लेके चलेंगे, सो दैट कि उसकी सिलिका के साथ, मॉडिफाइड सिलिका के साथ इंटरेक्शन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए।
उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास आयन एक्सचेंज HPLC। आयन एक्सचेंज बेसिकली दो टाइप्स की होएगी, अनायन एक्सचेंज एंड अ कटायन एक्सचेंज। तो अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में मैट्रिक्स क्या होएगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। जो आपका शीट मैट्रिक्स बेसिकली या शीट होता है, जैसे एस्बेस्टोस शीट हो गया, वैसे आपके पास क्रोमेटोग्राफी मैट्रिक्स वो पॉजिटिवली चार्ज होएगा। तो आप कंपोनेंट जो आपका एनालाइट होएगा वो एनायन एक्सचेंज में एनायन सेपरेटेड आउट कर लोगे। तो उसी तरह से केटायन के लिए वो रिवर्स हो जाएगा। अभी आपके पास जो जब आप इल्यूशन करोगे तो इल्यूशन क्यों हो रहा है कि मैट्रिक्स के ऊपर उस एनालाइट का जो नेगेटिव आयन है या पॉजिटिव है उसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होएगा, जिसकी वजह से वो सेपरेट हो जाएगा। अभी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जब आप राइट रेजिन सिलेक्शन कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप केटायन यूज करो या एनायन यूज करो, तो उसको जस्टिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या चीज है, द पॉइंट अलोंग द पीएच स्केल एट विच मॉलिक्यूल कैरीज जीरो नेट चार्ज। तो बेसिकली हमारे जो अमीन्स या प्रोटीन्स होते हैं उनको हम ज्विटर आयन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर दोनों आयन्स हैं। ठीक, एक ऐसी पीएच पे ना ही वो एसिड की तरह बिहेव कर पा रहा है या ना ही वो बेस की तरह बिहेव कर पा रहा है, दैट पॉइंट विल बी द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो जब आपकी पीएच फॉल कर जाएगी उस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, then your that particular protein carries positive charge और वो फिर बाइंड किसके साथ करेगा, एनायन एक्सचेंजर मैट्रिक्स के साथ। अगर आपका पीएच अबव हो जाता है, बेसिक बन जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो उस टाइम उस पर नेट क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आप उसको विद द हेल्प ऑफ केटायन एक्सचेंजर सेपरेट कर पाओगे। दिस इज ऑल अबाउट द HPLC's phases. I hope this helps you to understand all the phases in a very simplified way. Let me know in the comment section how this video helps you out.